हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि हमारी काउंसलिंग नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों होल्ड पर है, ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और आगे की स्केड्यूल जो है स्टेट्स वो क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्टेट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट कर दिया बट स्टिल उनके आगे की स्केड्यूल पब्लिश नहीं की गई और काउंसलिंग जो है वो होल्ड पे है। तो इसी पे बेसिकली आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और वो कब से स्टार्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली यू वुड बी नोइंग कि 11 अगस्त को हमारी एग्जाम हुई थी नीट पीजी 2024 की। अगेन 23 अगस्त को हमारी रिजल्ट पब्लिश हुई। क्योंकि दो बैच में एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करना था, कंडक्ट करना था और उसे ही कंडक्ट करा करके इस बार की रिजल्ट पब्लिश की गई। रिजल्ट पब्लिश की गई मगर उसमें स्कोर्स पब्लिश नहीं किए गए, स्टूडेंट के स्कोर्स को रिलीज नहीं किया गया था। सिर्फ स्टूडेंट के स्कोर्स के बेसिस पे रैंक और परसेंटाइल जो है वो पब्लिश की गई थी। नाउ जो सबसे बड़ी रीजन है काउंसलिंग के आगे नहीं बढ़ पाने का वो यही है कि स्टूडेंट के स्कोर को पब्लिश नहीं किया गया था। नाउ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु डीएमई की तरफ से एक लेटर लिखी गई एनएमसी को। नाउ इस लेटर में ये बताया गया कि हमारी जो काउंसलिंग है वो हम आगे नहीं स्टार्ट कर पा रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि जो स्कोर है स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट्स की स्कोर आपको रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के बिना स्टूडेंट स्कोर के हम काउंसलिंग को आगे कंडक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। नाउ क्या है ये इन सर्विस कैंडिडेट्स? इन सर्विस कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स हैं जो कि तमिलनाडु की बात करें तो रूरल एरियाज में, हिली एरियाज में, डिफिकल्ट टेरेंस में जो वर्क करते हैं फॉर 3 इयर्स और इस बेसिस पे उनको 30% मार्क्स मिलते हैं, 30% इंसेंटिव मार्क्स दिए जाते हैं, जिसके वजह से फिर उनकी एक न्यू मेरिट बनती है और उस मेरिट पे फिर उनको जो है काउंसलिंग कंडक्ट होती है और उनको सीट मिलती है। तो इन सर्विस मार्क्स जो दिए जाते हैं वो स्टूडेंट के मार्क्स पे दिए जाते हैं। नाउ व्हेन तमिलनाडु डजंट हैव स्टूडेंट्स स्कोर, जब स्टूडेंट की स्कोर ही नहीं है तो ऑन व्हाट बेसिस दे विल गिव द मार्क्स, किस बेसिस पे वो मार्क्स देंगे। किसी स्टेट में 10%, किसी स्टूडेंट को 10%, 20%, 30% मार्क्स दिए जाते हैं। तो जब स्कोर ही नहीं है तो फिर मार्क्स नहीं दिए जा सकते। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि तमिलनाडु के तरफ से एक रिवर्स कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं की गई, एक रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की गई। उनके तरफ से बेशक परसेंटाइल पहले जो हम निकालते हैं वो मार्क्स के बेसिस पे परसेंटाइल निकालते हैं, बट रिवर्स कैलकुलेशन क्या है? रिवर्स कैलकुलेशन है कि परसेंटाइल बेसिस पे परसेंटाइल से हमको मार्क्स निकालनी होगी। तो ये भी तरीका तमिलनाडु डीएमई के तरफ से ट्राई किया गया, बट ये तरीका ट्राई करने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये रिलायबल नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं और जो मिल रहे हैं वो रिलायबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये सारी चीजें उन्होंने एनएमसी को लिखी एक लेटर में कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही है, हम इन सर्विस कैंडिडेट्स के जो मार्क्स जो है उनको देने हैं, इंसेंटिव मार्क्स जो देने वो नहीं दे पा रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज कि नीट पीजी 2024 में स्टूडेंट्स के स्कोर जो है, जो मार्क्स है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। सो ऑब्वियसली वी आर सीकिंग फॉर द स्कोर्स, स्टूडेंट्स स्कोर्स। नाउ ये जब लिखी गई, स्टूडेंट्स को भेजी गई, आई मीन एनएमसी को भेजी गई, तो उसके बाद एनएमसी का क्या कहना है? एनएमसी का कहना है, उनके तरफ से जो रिप्लाई आया उनका ये कहना है कि हमने इसे एनएमसी के सभी ऑफिशियल से डिटेल में डिस्कशन की और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम स्कोर्स पब्लिश नहीं कर सकते। रीजन क्या है? द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हैज बीन कंडक्टेड, इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू कैलकुलेट मार्क्स एंड देन परसेंटाइल। एनएमसी का, एनबीई का खुद का ये मानना है, एनबीई ने ये चीजें एनएमसी से डिस्कशन किया और डिस्कशन में ये चीजें निकल के आई कि ये जो हमने नॉर्मलाइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट किया, कंडक्ट किया है ना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है किसी स्टूडेंट के स्कोर पे पहुंचने के लिए, स्कोर फाइंड आउट, फिगर आउट करने के लिए और उसके बाद फिर उनकी परसेंटाइल निकालने के लिए और उस बेसिस पे रैंक बनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठती है कि अगर इतनी ही डिफिकल्ट मेथड है तो आपने इसको इंप्लीमेंट क्यों किया? ठीक है, पहली बात तो ये एनएमसी की तरफ, एनबीई की तरफ से रिप्लाई आया। अब एनबीई ने कहा कि क्योंकि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है तो हम स्कोर्स जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते। वी विल नॉट बी एबल टू डिक्लेयर द स्कोर, परसेंटाइल एंड रैंक्स आर इनफ फॉर द एडमिशन। परसेंटाइल और रैंक्स जो है वो काफी एडमिशन के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू रेगुलेशन, जो नीट पीजी जो 2023 के रेगुलेशंस आई है उसके तहत ये जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट को इंसेंटिव मार्क्स दो, आप
उन स्टूडेंट्स के लिए जो रूरल एरियाज या फिर हिली एरियाज या फिर डिफिकल्ट टेरेंस में जिन्होंने सर्व किया है, उनके लिए आप कोटा रखो। कोटा रखो मतलब जैसे डीएनबी में कोटा रहती है, स्टेट में जो डीएनबी की सीट होती है उसमें कोटास रहते हैं, वो सभी इन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो इनका कहना है कि आप उनके लिए कोटा रखो। अब आप समझो इस बात को, तमिलनाडु जो डीएमई है उनके तरफ से ये कहा गया कि आप हमें मत सिखाइए कि हमें स्टेट कोटा सीट को कैसे उन पर एडमिशन लेनी है, ये एनएमसी हमें नहीं सिखा सकती है। हम भली बात अपनी सीट को जो है कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे सीट अलॉट करनी है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये जो आप बात कर रहे हो कि आपको इन सर्विस कैंडिडेट को कोटा देना चाहिए, ये ऑलरेडी कोर्ट में इस पे जो है वो कोर्ट इस पे ऑर्डर दे चुकी है, और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं। और कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि स्टूडेंट को 10%, 20% या 30% मार्क्स देने हैं, ना कि उनको सीट कोटा अलॉट करनी है। तो ये चीजें ऑलरेडी कोर्ट में सॉल्व हो चुकी है। अब आप वापस से रूल को चेंज करके इसे वापस से आप चेंज नहीं कर सकते। सो आप हमें मत सिखाइए कि किस तरीके से हमको अपनी स्टेट काउंसलिंग की सीट जो है उसकी अलॉटमेंट करनी है। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। अब जो सबसे बड़ी बात उठती है कि आखिर ये जो काउंसलिंग है ये कब से स्टार्ट होगी। इस लेटर में ये भी चीज मेंशन की गई कि तमिलनाडु के अलावा देयर आर 5 मोर स्टेट्स जो इस फेवर में हैं, जिन्होंने काउंसलिंग को रोका हुआ है, जो काउंसलिंग को आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास स्टूडेंट्स के स्कोर अवेलेबल नहीं है। और स्कोर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली जो इंसेंटिव मार्क्स है वो स्टूडेंट को नहीं दे पा रहे। तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके जो मेरिट है वो मेरिट बनाने में डिफिकल्टीज आ रही है, तो इस वजह से काउंसलिंग को कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जो केस हुई है जिसकी हियरिंग 4 अक्टूबर को थी, उसके वर्डिक्ट आने के बाद ही हम जो है वो काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसकी जो वर्डिक्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है कि जो कोर्ट में केस है उसी वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है। और कोर्ट में केस जो है वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है। गवर्नमेंट एनबीई नहीं चाहती है कि मार्क्स को, स्कोर को रिलीज किया जाए, पब्लिश किया जाए। एनबीई भी ये बात मानती है कि ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन मेथड को कंडक्ट करके मार्क्स, फिर परसेंटाइल, फिर रैंक निकालना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये एनबीई भी मानती है। बट इस वजह से एनबीई का ये भी मानना है कि क्यों स्कोर को पब्लिश करना वुड रेज टू मल्टीपल डिस्प्यूट्स, और भी ज्यादा डिस्प्यूट्स को रेज करेंगे, जो हमने कल की कोर्ट केस वाली इसमें डिस्कशन किया था। तो इतनी चीजें चल रही है, तो ऑब्वियसली एनबीई या गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आए वो हमारे अगेंस्ट में है। वो कभी नहीं चाहेगी कि स्कोर को पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए। तो गवर्नमेंट या एनबीई नहीं चाहती है स्कोर को पब्लिश करना। ये चीज, पहली चीज तो क्लैरिटी मिल जा रही है। और जो स्टेट्स हैं वो भी सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि हमें स्कोर चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास स्कोर नहीं रहेंगे तो इंसेंटिव मार्क्स हम कैसे देंगे इन सर्विस कैंडिडेट्स को, उनकी काउंसलिंग हम कैसे कर पाएंगे, उनके मेरिट हम कैसे बना पाएंगे, और उनको सीट हम कैसे अलॉट कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है वो चल रही है। अब एक पॉइंट जो है वो सोचने वाली है, एक बात जो है वो सोचने वाली है। आपने जल्दबाजी में नॉर्मलाइजेशन मेथड को कंडक्ट किया, दो फेजेस में आपने एग्जाम को कंडक्ट कराया और नॉर्मलाइजेशन मेथड को आपने कंडक्ट कराया। इससे कौन खुश है? स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलरेडी इनटू कोर्ट जस्ट बिकॉज ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, इन सर्विस कैंडिडेट्स खुश नहीं है, डीएमईज खुश नहीं है। जो काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है वो डीएमईज, इवन दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। ठीक है, आप खुद भी बोल रहे हो कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली जो है वो स्कोर हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली आप एक डिफिकल्ट टास्क से गुजरे हुए, आपके लिए भी ये डिफिकल्ट है, राइट। रिलायबल नहीं है, तो जब कोई भी चीज है ट्रांसपेरेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, जब इतनी सारी डिफिकल्टीज है ऑलरेडी, तो फिर ये मेथड को इंप्लीमेंट करने की जरूरत कहाँ थी? जब आपको पता है कि रिलायबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप खुद भी जो है वो इसको इवेल्युएट कर रहे हो, आप खुद भी मानते हो कि ये जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, स्टेप है। स्टूडेंट्स भी इस बात से खुश नहीं है, उनके सामने भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट, इवन डीएमई जो कंडक्ट कराती है काउंसलिंग, वो भी खुश नहीं है, उनको भी डिफिकल्टीज आती है। तो फिर इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आता। बट स्टिल अब देखने वाली बात यही है कि एनएमसी और स्टेट्स के बीच में
एक अलग से कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें एनएमसी चाहती है कि हम स्कोर पब्लिश ना करें, और स्टेट्स डीएमई चाहती है कि स्कोर स्टूडेंट्स के पब्लिश होने चाहिए, जिससे कि हम बेटर वे में काउंसलिंग को कंडक्ट करा सकें। एनएमसी नहीं, एनबी। तो एनबी वर्सेस स्टेट्स जो है वो चीजें तो डेवलप हो चुकी है, और केस जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। जो स्टेट्स हैं, काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं, डीएमईज हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसी के बेसिस पे हम आगे के डिसीजन लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।